हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्डाइलोलाइसिस। स्पॉन्डी मतलब स्पाइन, लाइसिस का मतलब है टूटना। टूटने का मतलब फ्रैक्चर। जब स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है हमारे पार्स इंटर आर्टिकुलरिस पे, तो उसे हम स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं। यानी कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा होता है जो एक वर्टिब्रा को दूसरे वर्टिब्रा से यानी एक मनके को दूसरे मनके से जोड़ने का काम करता है। तो जब इस पे स्ट्रेस पड़ता है, इसका फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस बीमारी को स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते हैं। जब हम रिपीटेड एक्टिविटी करते एक ही, जैसे हम उछल कूद रहे हैं या चल रहे हैं या उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा है, रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है, तो उस वजह से जो पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस है जो एक मनके को दूसरे मनके से जोड़ता है, उस पॉइंट पे उस पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस पे स्ट्रेस फ्रैक्चर पड़ता है। स्ट्रेस इसलिए कहा है क्योंकि इस फ्रैक्चर को स्ट्रेस इसलिए कहा है क्योंकि जो रिपीटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, हम रिपीटेड एक ही एक एक्टिविटी बार बार कर रहे हैं जिससे प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है उस एरिया पे, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा है। तो स्पॉन्डाइलोलाइसिस स्ट्रेस फ्रैक्चर है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस का। स्पॉन्डाइलोलाइसिस ये इंजरी सबसे ज्यादा बच्चों में या 30 की उम्र तक के लोगों में देखने को मिलती है, या फिर उन लोगों में जो स्पोर्ट्स में है, जैसे फुटबॉल में, जिम्नास्टिक, ऐसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या फिर जो कोई वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, या ऐसा कोई काम जिनमें रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है बैक पे, तो उस वजह से स्पॉन्डाइलोलाइसिस हो सकता है। अब ये स्पॉन्डाइलोलाइसिस वैसे तो लोअर लंबर वर्टिब्रास में L5 में सबसे ज्यादा होता है, L4 L5 रीजन में, बट ये गर्दन की सर्वाइकल वर्टिब्रा में भी देखने को मिलता है। अब डायग्राम में देख सकते हैं ये पार्स इंटर आर्टिकुलरिस है जो ऊपर वाले मनके को नीचे वाले मनके से जोड़ रखा है। अब अगर इस पे रिपीटेड स्ट्रेस पड़ेगा तो इस पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा इसका, तो उसे स्पॉन्डाइलोलाइसिस का है। बट अगर ये स्ट्रेस जो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस पे स्ट्रेस फ्रैक्चर पड़ा है, वो फ्रैक्चर की वजह से जो वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ स्लिप कर गई है, एंटीरियरली स्लिप कर गई है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जो हमने अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। अब स्पॉन्डाइलोलाइसिस किन कारणों की वजह से होता है? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे, हमारे स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, उसका वियर एंड टीयर होने लगता है, जिस वजह से जो हड्डियों के आसपास है वहां से छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े निकलने लगते हैं, जिससे हमने बोन स्पर कहा है। तो इस छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ता है, स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है हमारे इंटर आर्टिकुलरिस का, जिसकी वजह से स्पॉन्डाइलोलाइसिस होता है। फिर है अगर आपका जो स्पाइनल डिस्क है जो दोनों वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके अंदर पानी होता है, मतलब जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसके अंदर, और ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब आप लगातार कूद रहे हो या फिर लगातार आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हो, या ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें बार बार स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, तो उसको बचाने का काम करता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। पर जब बार बार रिपीटेड स्ट्रेस पड़ेगा तो जो इसके अंदर का जो पानी है, जो जेल लाइक सब्सटेंस है, वो ड्राई हो जाता है। जैसे जैसे एज भी बढ़ती जाती है तो वो सूखने लगता है, अंदर का जो जेल मटेरियल है। फिर जब वो सूखने लगता है तो जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी वो आपस में टकराने लगती है, उनके बीच की जो स्पेस है नॉर्मल, वो स्पेस कम हो जाती है, टकराने लगती है, जिस वजह से भी फ्रैक्चर होने के चांसेस है इंटर आर्टिकुलरिस के। फिर अगर स्पाइनल डिस्क का जो है वो अंदर का जो मटेरियल है न्यूक्लियस पल्पोसस वो बाहर की तरफ निकल गया है, जैसे हमने हर्निएटेड डिस्क का है, तो इस वजह से भी स्ट्रेस पड़ता है हमारे पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस पे, इस वजह से भी स्पॉन्डाइलोलाइसिस की दिक्कत हो सकती है। या फिर कोई ऐसी इंजरी हुई है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, फिर बहुत ऊंचाई से गिर गए हो, बाइक से गिर गए हो, कार एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से भी स्पॉन्डाइलोलाइसिस हो सकता है। या फिर जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो लिगामेंट्स है, जैसे इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पीएलएल पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, इसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रहा आपके बैक का या फिर आपके नेक का, तो इस वजह से भी प्रेशर पड़ता है आपके
पार्ट्स इंटरआर्टिकुलरिस पे उस पे स्ट्रेस पड़ता है, उससे इसका फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसे कोई जॉब है, आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपको रिपीटेड एक ही एक काम करना है, या फिर घंटों बैठे हो आप, या फिर घंटे खड़े होने का काम है आपका, फिर बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने का काम है, जिससे आपका जो प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है आपके स्पाइन का, जिस वजह से स्पाइन का वेयर एंड टियर हो रहा है, इस वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है पार्ट्स इंटरआर्टिकुलरिस का। अब क्या लक्षण देखने को मिलते हैं स्पॉन्डाइलोलाइसिस में? तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा पेन है, सिवियर पेन है, जिस पॉइंट की वर्टिब्रास पे स्पाइन पे दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सिवियर पेन है। और इसमें स्टॉक टेस्ट भी करके देख सकते हैं, इसका लक्षण पता कर सकते हैं। पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं, फिर पेशेंट को बोलते हैं पीछे की तरफ जाने को, मतलब गर्दन को ऊपर लेके आके और पीछे की तरफ कमर को लेके जाने को, मतलब हाइपर एक्सटेंशन करना बैक का आपका, फिर रोटेट करना। तो उसमें पेशेंट को, इस मूवमेंट करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है, तो उससे भी पता कर सकते हैं। तो ये स्टॉक टेस्ट से इसके लक्षण पता कर सकते हैं। फिर जो नॉर्मल कर्वेचर है, स्पाइन का जो नॉर्मल पोस्चर है, वो बिल्कुल चेंज नज़र आता है। इस वजह से इस ये भी देखने को मिलता है। फिर अगर उस पॉइंट पे आप दबा के देखोगे पेशेंट को कि बैक पे, उस पॉइंट पे जहाँ दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ साथ सूजन, टाइटनेस हो जाती है आपके बैक पे। और जो दर्द है वो आपके कमर से लेके, पीछे हिप से लेके, बैक ऑफ द थाई से लेके नीचे उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक आने लगता है दर्द। और जब आप कुछ काम करते हो तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट जैसे आप रेस्ट करते हो तो दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। सूजन आ जाती है आपके कमर पे, झंझनाहट, सूनापन लगता है पैरों में, मांसपेशियों में वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, जो लचकपन है वो नहीं रह पाता। और फिर जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है बैक ऑफ द थाई, उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। चलने में, उठने में, बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना। उठने में, जैसे हम बैठ के खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होता है बैक में। और जब अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर नस दब गई है इस फ्रैक्चर की वजह से, तो स्टूल को, यूरिन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी, उसमें भी दिक्कत आती है। अब इसका पता कैसे कर सकते हैं? तो मेडिकल हिस्ट्री से पता कर सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपका पेन देखते हैं, किस एरिया में आपका पेन है, पेन का लोकेशन चेक करते हैं। फिर आपसे पूछते हैं कि कोई एक्सीडेंट या इंजरी पहले कुछ हुई है बैक की, या आप कौन से स्पोर्ट्स में हो, या फिर आपका काम करने का तरीका क्या है, आप कहाँ काम, क्या कौन सा काम करते हो, आप कैसे पोस्चर में रहते हो, अपनी बैक को कैसे मेंटेन रखते हो, कितना आप बैठते हो, कितना आप खड़े रहते हो, कितना आप भारी सामान उठाते हो, तो उन सब से पता कर सकते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से आपके जो लक्षण है उनसे, कि क्या लक्षण है, आपको टाइटनेस है, दर्द है, झंझनाहट, सूनापन हो रहा है, इनसे भी पता कर सकते हैं। फिर आपके जो जिस पॉइंट पे पेन है वहाँ प्रेस करके देखते हैं, वहाँ टेंडरनेस है या नहीं, टाइटनेस है या नहीं, वो चेक करते हैं। आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेंथनिंग चेक करते हैं कि उसकी टाइटनेस है या नहीं। आपका गेट पैटर्न देखते हैं, आपका चलने का तरीका क्या है, बैलेंस बना पा रहे हो आप या नहीं, ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, एक्सरे से, एमआरआई से पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन से पता कर सकते हैं, बोन स्कैन से पता कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इंजेक्शन से पता कर सकते हैं। अब स्पॉन्डाइलोलाइसिस में सबसे ज़्यादा किनमें होने का रिस्क है, किसमें सबसे ज़्यादा होता है ये? तो अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है बैक की, या आपको कोई पास्ट हिस्ट्री है बैक की, और आपको बार-बार बैक की प्रॉब्लम हो रही है, लाइक पहले आपको बैक की प्रॉब्लम हुआ, फिर ठीक हो गए हो, वापस दिक्कत आई हो, फिर ठीक हो, तो ये रिपीटिव ट्रॉमा हो रहा है आपके लोअर बैक को, उस वजह से भी फ्रैक्चर होने के चांसेस है सबसे ज़्यादा। या फिर आपका जो नॉर्मल कर्वेचर, जो स्पाइन का होता है नॉर्मल कर्वेचर, वो नहीं है, अब नॉर्मल है कर्वेचर, या आप बहुत आगे की तरफ झुके हुए हो, आपका बॉडी, या फिर बहुत पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है इन लोगों में सबसे ज़्यादा। या फिर जैसे बच्चा पैदा होता है उसको स्पाइना बाइफिटा की दिक्कत है, तो उसमें भी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो उसमें भी जो स्पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, उस पे फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, ये बहुत छोटा सा हड्डी का टुकड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। फिर ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसे कोई स्पोर्ट जिसमें आपको लगातार या तो ऊपर उछलना पड़ रहा है, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें आपको घंटों बैठना है, या फिर खड़े रहना है घंटों, तो उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा, तो आपकी जो बॉडी का वेट है वो आपकी पूरी कमर पे आ रहा है, जिस वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस है पार्ट्स इंटरआर्टिकुलरिस के। या फिर आपका खान पीन सही नहीं है, या फिर आपका
तौर तरीका ऐसा है कि आप घंटों बैठे हो या घंटे खड़े हो तो उससे भी प्रेशर पड़ता है आपके स्पाइन पे, या फिर पहले कोई स्पाइन की इंजरी हो रखी हो आपको, फिर उसके बाद वापस इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आप लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं आप, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है आपके, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी जो ऐसा जॉब जिसमें आपको रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है बैक पे, या ऐसा कोई जिसमें आपको भारी भारी सामान उठाने पड़ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्क है स्पॉन्डाइलोलाइसिस होने के। फिर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, अगर आपको सिर्फ दर्द है या सूजन है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो वो आप मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। एनएसएड्स आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, जिससे जो दर्द है, सूजन है, टाइटनेस जो हुई है वो कम हो सके। ओपियोइड थेरेपी होती है। फिर सर्जरी होती है। सर्जरी डिपेंड करती है कि आपका लोकेशन कौन सा है, गर्दन का हिस्सा है, लंबर रीजन है, कौन सा हिस्सा है। फिर आपको आपके लक्षण से पता करते हैं कि कौन सी सर्जरी होगी, कितना दर्द है, कितना सूजन है, झंझनाहट, चूनापन या ब्लैडर बोवल की दिक्कत है, तो उससे सर्जरी डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए एमईटीआरएक्स, मिनिमली इन्वेजिव हेमीलेमिनेक्टोमी होती है, ओपन लेमिनेक्टोमी कर सकते हैं, पोस्टीरियर फ्यूजन, ट्रांसफोरामिनल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। अब फिजिकल थेरेपी की बात करते हैं, तो फिजिकल थेरेपी का मेन एम होता है कि आपका जो दर्द है वो कम हो, आपका सूजन कम हो, जो मांसपेशियों की वीकनेस हो गई है उसकी वापस स्ट्रेंथनिंग हो, जो टाइटनेस हो गई है, सूजन आई है, जो आपका रेंज ऑफ मोशन रुक गया है वो वापस नॉर्मल हो, ताकि आप अपने डेली एक्टिविटी कर सको। जो आपको उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, आपका जो गेट पैटर्न बिगड़ रहा है, आपको बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सब नॉर्मल हो। उसके लिए एक्सरसाइज है पहली, पेल्विक टिल्ट। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर आप दोनों घुटने मोड़ लेंगे, फिर आपको अपने पेट को टाइट करना है, अपने पेट के मसल्स को टाइट करना है और कमर को नीचे की तरफ धक्का देना है जमीन की तरफ। होल्ड करना है 5 सेकेंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर है डेड बग एक्सरसाइज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, फिर दोनों घुटने मोड़ लेंगे और हिप्स को उठा लेंगे, मतलब आपको हिप और नी का फ्लेक्शन करना है। फिर आप अपना एक पैर मोड़े रखेंगे और एक पैर सीधा करेंगे। अब जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला पैर मोड़ा रख रखा है और सपोर्ट लगा रखा है लेफ्ट हाथ से, और राइट पैर को सीधा कर रखा है, एक दो 2 इंच फ्लोर से ऊंचा रख रखा है। जैसे अगर राइट पैर सीधा है तो आपको वही हाथ फिर सीधा रखना है, तो दोनों एक दो, जैसे राइट पैर सीधा है तो राइट हाथ भी सीधा रहेगा। फिर आपको ऑल्टरनेट करना है ऐसे 5-10 बार। फिर है पार्शियल कर्ल एक्सरसाइज। पार्शियल कर्ल एक्सरसाइज में आपको ऐसे दोनों घुटने मोड़ लेने हैं, फिर आपको ऊपर की तरफ उठना है, आगे की तरफ उठना है, होल्ड करना है पॉइंट तक 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर ऑल फोर्स टू हील सिट। इसमें आप नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, अपने दोनों पाम को जमीन पे रख लेंगे, फिर आपको ए नंबर जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन है, फिर आपको बी की तरह आना है, मतलब आपको अपनी बॉडी को, अपने वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करना और अपनी एड़ी पे बैठना है, फिर वापस आपको नीलिंग पोजीशन में आना, फिर एड़ी पे बैठना है, ऐसे होल्ड करना हर एक बार में, और 10 बार करना दिन में 2-3 बार। फिर है लंबर स्पाइन रोटेशन। लंबर स्पाइन रोटेशन में आपको दोनों घुटने मोड़ लेना है, फिर दोनों घुटने आपको, अगर आप लेफ्ट में ले जा रहे हो तो आपको राइट में गर्दन ले जानी है, फिर ऐसे ऑल्टरनेट करना है। तो अगर आप लेफ्ट में घुटने ले जा रहे हो तो राइट में गर्दन, और अगर लेफ्ट में गर्दन ले जा रहे हो तो राइट में दोनों घुटने एक साथ, तो स्पाइन का रोटेशन करना है। फिर है लंबर स्पाइन फ्लेक्शन, मतलब नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों घुटने मोड़ लेना, दोनों घुटने को हाथों से पकड़ के सपोर्ट लेके अच्छे से चेस्ट की तरफ लेके आना है घुटनों को, जहाँ तक कंफर्टेबल स्ट्रेच आता है वहां तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। इसमें आप सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैर मोड़ लेना है, फिर आपको कमर को उठाना है, अपनी बैक को उठाना है, आपके हिप्स को उठाना है, होल्ड करना है पॉइंट पे 5 सेकंड तक, फिर नीचे लाना है, रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में आप सीधा लेट जाएंगे, फिर आप टॉवल से भी कर सकते हो, फिर आप बिना टॉवल से भी कर सकते हो। बिना टॉवल से आपको एक, अगर आपको लेफ्ट पैर का राइट की स्ट्रेच करनी तो लेफ्ट पैर आपको ऐसे सीधा रखना है, राइट पैर को आप 90 डिग्री में घुटने को रख के आप थाइस से दोनों हाथों से साइड से दोनों थाइस को
थाइस को पकड़ के फिर आपको पैरों को सीधा लेके जाना है, स्ट्रेट करना है, मतलब आपको अपने पूरे पैर को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। आपको बैक ऑफ द थाई में स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, ऐसे 10 बार करना है। फिर काफ स्ट्रेचिंग, काफ स्ट्रेचिंग में आप सीधा बैठ जाएंगे, आप पीछे बैक स्ट्रेट रखिए या फिर पीछे सहारा लगा के भी आप बैठ सकते हैं, मतलब आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, दोनों पैर सीधे रखने हैं। फिर आपको एक पंजे पर से टॉवल लगा लेना है, दोनों एंड पकड़ लेना है टॉवल को, फिर टॉवल की मदद से पंजे को अंदर खींचना है। आपको पिंडलियों में, काफ में स्ट्रेच फील होगा, होल्ड करना है 5 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। अब होम केयर की हम बात करते हैं तो आपको गर्म पानी या ठंडे का सेक करना है। अगर आपको सूजन और दर्द है, सूजन है तो बर्फ का सेक करना है 20-25 मिनट तक दिन में 2-3 बार, या फिर अगर आपको सूजन नहीं है, सिर्फ दर्द है और दिक्कत आ रही है उठने बैठने में, तो आप गर्म पानी का सेक करेंगे। और आप कमर के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, दोनों घुटने के नीचे तकिया लगाना है। या फिर आप जैसे बैठ रहे हो, चेयर पे बैठ रहे हो, अपने बेड पे बैठ रहे हो, तो हमेशा आपको पीछे बैक पे तकिया रखना है, पिलो हमेशा रखना, और अपनी बैक स्ट्रेट रखना, अपनी पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट करना है, आगे की तरफ ना ज़्यादा झुकना है, ना पीछे की तरफ ज़्यादा झुकना है, अपने पोस्चर को मेंटेन करना है। हेल्दी डाइट लेनी है, अपने वेट को नहीं बढ़ाना है, फिर धीरे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करनी है, रेस्ट भी करना है, गरम ठंडे का सेक करना है, एक्सरसाइज करनी, ताकि जो आपकी बैक है, एब्डोमिनल मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो। फिर आपको अगर दर्द है तो एनएसएड्स लेनी है, इबुप्रोफेन, ताकि जो दर्द है, सूजन है, वो कम हो जाए। ऐसी एक्सरसाइज करनी जिसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा स्पाइन पे, और ऐसा एक्टिविटी नहीं करनी जिससे बार बार स्ट्रेस पड़ा, रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा आपकी बैक पे। वो एक्सरसाइज और वो एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करनी है। ना भारी सामान उठाना है, छोटा मोटा सामान उठाते हो आप तो दोनों घुटने मोड़ के उठाने, आपको डायरेक्ट नहीं झुकना। आप छोटे मोटा सामान नीचे से उठाते हो ज़मीन से, आपको दोनों घुटने मोड़ने, फिर सामान उठाना है। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, अपने पोस्चर को हमेशा स्ट्रेट रखना है, कमर हमेशा स्ट्रेट रखनी, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है आपको, और बैक सपोर्ट में रखनी है हमेशा। लंबर बेल्ट आता है वो आपको पहनना है, और पिलो लगा के रखना है। थैंक यू।